नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 23 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, UPSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान के साथ साथ बैंकिंग सर्विस के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है DRDO, यानी DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO डेवलप कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। क्या नाम इसका रखा गया है? डिपकोवेन, DIPCOVAN। तो यानी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ड्रग टू डीजी, ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही DRDO ने ये कारनामा किया था, जिसकी वजह से कोरोना पर काफी इस दवा का असर हो रहा है। तो DRDO ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को भी तैयार कर लिया है और इस किट का नाम क्या है? डिपकोवैन। ये ध्यान रखेंगे। तो थ्रू दिस सोर्स COVID-2 virus as well as nucleocapsid S&N protein can also be detected with high sensitivity of 97% and specificity of 99%। सोचिए, इसका जो कह सकते हैं कि इसकी जो संवेदनशीलता है 97% और 99% की विशिष्टता के साथ इसका पता लगाया जा सकता है। और इट हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ दिल्ली बेस्ड, इसका जो ध्यान रखेंगे कि वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह विकसित किया गया है। दिस kit is completely indigenous and has been developed by the scientist here। यानी यह किट पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। यह कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कह सकते हैं की बात जुड़ गई है। तो subsequently its capacity was verified after extensive investigation on samples more than 1000 पेशेंट एट वेरियस कोविड हॉस्पिटल इन दिल्ली। यानी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 1000 से अधिक कोविड रोगियों के नमूनों की व्यापक जांच के बाद इसे सत्यापित किया गया है। तो डिपकोवैन किट को तैयार करने का जो उद्देश्य है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी या प्लाज्मा का पता लगाया जा सके, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 18th मंथ की होगी। दोस्तों, वैनगार्ड की ओर से जून के पहले सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में 100 किट जो है दी जाएगी और फिर इसके बाद हर महीने 500 किट प्रिपेयर होगी, और द प्राइस ऑफ दिस किट विल बी अराउंड 75 रुपीज पर टेस्ट। यानी यह 75 रुपए के करीब होगी यह इसकी जो कीमत प्रति टेस्ट। और इस सप्ताह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविसेल्फ नाम की एक होम टेस्टिंग किट को भी अप्रूवल दिया है, जो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, और इस किट की मदद से आप घर बैठे कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस्ड वात्सल्य योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। हालांकि हर सरकारें कुछ न कुछ कर रही हैं जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, यानी कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना चलाई है। यानी उन बच्चों के जो माता पिता अपने खो चुके हैं इस कोविड नामक महामारी में, तो शिक्षा और रोजगार के लिए, यानी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। An official statement said that such children will be given an allowances of 3000 per month under the मुख्यमंत्री वात्सल योजना टिल एज ऑफ 21। यानी 21 वर्ष तक उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत also said that children whose parent died due to COVID-19 will be given 5% horizontal reservation in state government
गवर्नमेंट जॉब, यानी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा जिन बच्चों के माता पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल आल्सो सेट रूल्स फॉर द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी इसके लिए पैतृक संपत्ति के लिए भी सरकार नियम तय करेगी और इन बच्चों के वयस्क होने तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। इस तरह से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 5,500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो यह वात्सल योजना याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर में। वॉल्केनिक माउंटेन नीरागोंगो इरप्टिंग नियर गोमा टाउन इन कॉन्गो, जैसा कि दोस्तों नाम से ही दिख रहा है कॉन्गो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इक्वेटर विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है और दोस्तों इसका नाम कांगो नदी के नाम पर इसका नाम कांगो है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसे DR कांगो भी कहते हैं। इसकी कैपिटल किंशासा है। तो दोस्तों यहाँ कांगो नदी बहती है जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पासेस थ्रू, यानी इक्वेटर, जीरो लाइन को इक्वेटर कहते हैं कि नहीं, तो यह 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। जैसे अपने देश में माही रिवर है, पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम, यानी 2 बार क्रॉस करती है कर्क रेखा को। इसी तरह से लिम्पोपो रिवर भी है अफ्रीका महाद्वीप में, जिम्बाब्वे होते हुए साउथ अफ्रीका से बहती है। वह मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यह ध्यान रखेंगे। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में फिट्जराय नदी है जो 4 बार जो है मकर रेखा को काटती है। तो यह कांगो जो है महत्वपूर्ण, यहाँ पर ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो फिर से वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये छोटा मुंह जो होता है इसका क्रेटर कहते हैं। जब विध्वंस होता है, सेंट्रल इरप्शन होता है, यानी देखिए 2 प्रकार के उद्गार होते हैं, एक को कहते हैं फीसर इरप्शन और एक को कहते हैं सेंट्रल इरप्शन, यानी दरारी उद्गार होता है और केंद्रीय उद्गार होता है। तो यह भयंकर जब विस्फोट होता है तो इसका मुंह बड़ा हो जाता है, यही काल्डेरा का रूप ले लेता है। इसीलिए काल्डेरा लेक का भी निर्माण करता है वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा। जैसे विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा लेक लेक टोबा है, कहां अवस्थित है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित है। जैसे भारत में लोनार लेक है, याद हो जाएगा। तो इस तरह से, और इससे निर्मित पर्वत भी हैं। तो यह जो माउंट नीरागोंगो है यह वॉल्केनिक माउंटेन भी है। यहां पर 2002 में भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। इस ज्वालामुखी फटने से शहर के लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और यह सड़क तक मलबा बाहर जो लावा निकलता है ना मैग्मा के रूप में, वह लावा फैल गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा मिशन की ओर से ज्वालामुखी फटने के बाद की शहर की तस्वीर ट्वीट किया है। किसने? शांति रक्षा मिशन ने। हालांकि ज्वालामुखी फटने के बाद दहशत में आए हजारों लोग शहर से चले गए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कुछ भूभाग इसका अंध महासागर से मिलता है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से यह अफ्रीका महाद्वीप का यानी 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मानचित्र में देख सकते हैं, यह DR कांगो है, यहीं पर रिपब्लिक ऑफ कांगो भी है। कांगो 2 भागों में बट गया है और यह किंशासा कैपिटल है, यहीं पर एक इसकी कैपिटल है ब्राज़ीविले, दोनों। और यह समुद्र से सीमा स्पर्श करती है। और दोस्तों ये गोमा सिटी यहाँ पर है, यहीं यह पर्वत है, यह याद रखना नीरागोंगो, यह माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत है। इसी तरह से नियामुरागिरा भी है यह पर्वत। लेक अल्बर्टा है, यहां पर देख रहे हैं युगांडा कंट्री को स्पर्श कर रहा है। रवांडा को, युगांडा की कंपाला कैपिटल है, रवांडा की किगाली है। यहीं पर बुरुंडी एक देश है, इसकी कैपिटल बुजुम्बुरा है। और ये जो तंजानिया देश है ये इसको स्पर्श नहीं करता, बीच में टंगानिका लेक आ जाती है और लेक मवेरू भी है। लुम्बुबाशी का यह मैदान है कांगो में, यहां लुआ लाबा नदी और लुआ पाला नदी 2 नदियों का संगम
होता है तब ये कांगो नदी कहलाती है। देख रहे हैं ना, विषुवरेखा को 2 बार काटती है और जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो यह महत्वपूर्ण है। इधर सूडान, ये साउथ सूडान है, इसकी कैपिटल जुबा है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसको स्पर्श करता है, और डी रिपब्लिक ऑफ कांगो करता ही है। इधर अंगोला है, इसकी राजधानी लुआंडा है, और यह जाम्बिया है, इसकी राजधानी लुसाका है। अब दोस्तों इसमें यहां पर देख सकते हैं कि क्यों यहां पर मतलब ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो यह पूरा ये जो टेंगानिका लेक वगैरह ना, ये भ्रंश घाटी में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह फॉल्ट जोन वॉल्केनो, तो ये फॉल्ट भ्रंश की वजह से नीचे से लावा का उद्गार होता रहता है। तो यहां पर भी देखिए ये फट रहा है, तो यही कारण है कि ज्वालामुखी क्रिया होती है। और ज्वालामुखी क्रिया की सही मामले में व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। यानी दोस्तों हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार हम लोगों के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। हालांकि यह हमारा ही भाग था। 14 अगस्त 1947 को हमारे देश से ही निकला हुआ पार्ट है पाकिस्तान। यह स्वतंत्रता के पहले हमारे देश का अभिन्न अंग हुआ करता था। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई है। इवन कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुमान के मुताबिक बहुत ही अच्छे आंकड़े आए हैं। उन लोगों ने इसे कम आंका था, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। यानी एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई हुई है। यानी स्थानीय वेबसाइट, वहां डॉन नामक पत्र भी चलता है, समाचार पत्र। तो चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह 3.94% दर्ज की गई है, जबकि बीते साल 2019-20 में इसका इकोनॉमिक ग्रोथ था 0.47%। तो ये एक अच्छे संकेत है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस्टीमेट था वह GDP की बढ़त 3% थी। सोचिए, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना ज्यादा वृद्धि हो गई है। वित्त मंत्रालय ने इससे थोड़ी कम दर का भी, जैसे वहां का स्टेट बैंक का, जैसे अपने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताती है, इसी तरह से वहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताया था कि 3% तक रहने के अनुमान, लेकिन 3 से ऊपर चला गया। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 3 यह जो है थोड़ी कम रहने का अनुमान है, लेकिन और इसी तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक ने तो विकास दर को 1.3 और 1.5% रहने की बात कही थी। लेकिन इन सब के जो है एग्जिट पोल खत्म हो गए और यह उससे ज्यादा इसकी आर्थिक वृद्धि दर रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय $1361 से बढ़कर $1541 तक हो गई है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, पड़ोसी मुल्क है। अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिया है। तो यानी जो रोज की खबरों में, तो अबाउट 17% ऑफ द अर्थ इज प्रोटेक्टेड, UN रिपोर्ट रिवील। यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पृथ्वी का, यानी हमारी जो पृथ्वी पूरी है वह कितने करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर वाटर है एंड 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर लैंड है। इसी तरह से अगर हम बात करें परसेंटेज के आधार पर, तो 71% वाटर है एंड 29% लैंड है। तो धरती की लगभग 16.6% जमीन अब संरक्षित क्षेत्रों के रूप में है। इस बात की जानकारी किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 में आई है। और वही यह कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट टोटल एरिया ऑफ दिस एरिया देन इट इज स्प्रेड ओवर 2.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला है। तो रिपोर्ट के अनुसार यदि इस क्षेत्र में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए तो आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 को पूरी तरह से हासिल कर लेंगे। तो यह आईची क्या है, अभी यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो यह बैठक जापान में हुई थी। तो पिछले दशक की शुरुआत से देखें तो इन संरक्षित क्षेत्रों का 42% वृद्धि हुई है। और दोस्तों यदि आकार के दृष्टिकोण से देखें तो 2010 के बाद से भारत के आकार का करीब 7 गुना यह हो गया है। तो रिपोर्ट वाज रिलीज ऑन 19th में बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN और यूनेप ने यह रिपोर्ट 19 मई को जारी की। और कहा जा रहा है कि 2010 के बाद से समुद्रों का संरक्षित क्षेत्र भी 3 गुना
से अधिक हो गया है। इसके बावजूद वो समुद्रों का केवल 8% ही है, जबकि यह जो आईची जो जैव विविधता लक्ष्य है निर्धारण कितना है 10%। तो यानी 8 हो गया है, नजदीक है। तो यह क्षेत्र बढ़कर अब 2.81 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या हासिल हो चुका है आईची जैव विविधता लक्ष्य 11। तो आईची जैव विविधता जो लक्ष्य है वह 2020 तक कम से कम 17% जो लैंड वाला एरिया है एंड जो मरीन रीजन है, समुद्री क्षेत्र है, 10%। तो जिसमें से ये वाला लक्ष्य लगभग हम लोग पा चुके हैं 16.64%, 17 होना चाहिए, और यहां पर वर्तमान में 8% है, तो यानी 2% कमी है, यह भी पा लेंगे। तो इस तरह से एट द सेम टाइम वी आर क्लोज टू अचीविंग द target set for the maritime areas, but is it enough to declare these एरिया एज प्रोटेक्टेड एरिया ओनली? तो क्या केवल इन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना ही काफी है? तो इन क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों में वास्तविक रूप से बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या किया जा रहा है, यह कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का काम कहीं बेहतर तरीके से हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के नाम पर केवल बाड़ लगा देना ही काफी नहीं है। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन के अकॉर्डिंग लक्ष्य हासिल किया है वह प्रभावित करने वाला है। इसके लिए देश बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उनके अनुसार केवल सुरक्षा के नाम पर बाड़ लगा देना ही काफी नहीं है, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां संरक्षण एवं मानकों के अनुसार है कि नहीं। जनरल फ्रंटियर इन फॉरेस्ट एंड ग्लोबल चेंज में प्रकाशित एक अन्य शोध में यह कहा गया है कि धरती का केवल 2.8% हिस्सा ही अनछुआ रह गया है। वहीं धरती पर केवल 3% से कम हिस्सों पर जानवर आज अपनी मूल और प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं। तो अनुमान है कि जो क्षेत्र आज भी अनछुए हैं उनका केवल 11% ही हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आता है। इनमें से काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी उनके मूल निवासियों द्वारा संरक्षित हैं, जो उनको बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है हम लोगों के लिए भी कि इन संरक्षित क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए यहाँ रहने वाले मूल निवासियों और उनकी प्रथाओं को भी संरक्षित किया जाए, क्योंकि यह लोग ही उन क्षेत्रों में के सच्चे प्रहरी हैं। इनके विकास के बिना जैव विविधता को बनाए रखना जो है संभव नहीं है। तो ये जो आईची विविधता लक्ष्य है, इसमें जो लक्ष्य हैं 5 प्रकार के, यानी इसको लक्ष्य ए, लक्ष्य बी। तो लक्ष्य ए के अंतर्गत जैव विविधता के नाश के कारणों का पता लगाना है। यानी जो आईची जैव विविधता लक्ष्य जापान में किया गया था, तो ये इसमें यही रखा गया था कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके काजेज यानी क्या कारण है उनको पता लगाना है। इसी तरह से लक्ष्य बी में जो रखा गया है कि जैव विविधता को प्रत्यक्ष क्षति से यानी जो डायरेक्ट उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके टिकाऊ उपयोग को यानी कह सकते हैं उसके सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देना है। और सी लक्ष्य में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, प्रजातियां, स्पीसीज, आनुवांशिक विविधता को बचाने के लिए जैव विविधता में भी सुधार करना होगा। और डी लक्ष्य में है कि जैव विविधता एवं जैव पारिस्थितिकी सेवाओं का लाभ सब तक पहुंचाना है। और ई में क्या है कि जैव विविधता की समृद्धि के लिए प्रतिभागी योजना निर्माण, ज्ञान प्रबंधन एवं क्षमता संवर्धन के माध्यम से भी उसको एक्टिवेट करना है। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स और भी फैक्ट हैं। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। यह पॉइंट आप देख रहे हैं, कार्बन के कुल हिस्से का करीब 5वां भाग यह सोख लेते हैं। तो यह बायोडायवर्सिटी बहुत आवश्यक है इन्हें बचाना। तो हाल ही के शोध में 1960 से 2019 के बीच 4.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है, और इसी का परिणाम है कि वन क्षेत्रों में 8 लाख वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो इस क्षेत्र को हमको ध्यान देना होगा, तभी हम इस जैव विविधता को बचा पाएंगे।
अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे कि नरेंद्र बत्रा, इनकी चर्चा एक दो दिन पहले ही किया था। नरेंद्र बत्रा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर द सेकेंड टाइम इन रो, यानी यह दूसरी बार फिर से चुने गए हैं। हॉकी के वैश्विक शासी निकाय की वर्चुअल 47th कांग्रेस के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुन लिया गया है। इन्होंने जो इनके कॉम्पिटिटिव थे, इनके बेल्जियम कैपिटल, इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, तो हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कॉर्ड्रन को 2 मतों से हराया। यानी इनको जो है 163, यानी यहाँ 124 सदस्य संघों में, यानी 124 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 63 वोट बत्रा साहब को मिला, 61 वोट जो है किनको मिला, कॉर्ड्रन साहब को। तो इस तरह से बत्रा 2024 तक इस पद पर रहेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। शकुंतला हरक सिंह गॉट वर्ल्ड फूड अवार्ड फॉर द ईयर 2021। इसको 11 मई को आप लोगों ने सुना होगा इस न्यूज को, की घोषणा की गई थी, अब इन्हें दिया गया है। इनका पूरा नाम है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड, ध्यान रखेंगे। तो इन्हें इन्होंने कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए भोजन के विकल्प के रूप में मछली और जलीय भोजन यानी सी फूड पर इन्होंने ध्यान दिया है। और शकुंतला थिल्स्टेड ने वॉज बॉर्न इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यानी ट्रिनिडाड और टोबैगो में इनका जन्म हुआ था। शी वॉज work for the health and nutrition improvement of millions of malnourished children and their mother in एशिया एंड अफ्रीका। इन्होंने एशिया और अफ्रीका में बहुत सारा काम किया है। इवन 1980 में इन्होंने बांग्लादेश में भी काम किया था। तो इस तरह से फिश एंड अदर एक्वेटिक फूड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द वर्ल्ड्स नियरली 1 बिलियन पॉपुलेशन, यानी दुनिया की करीब 1 अरब आबादी के भोजन का अभिन्न हिस्सा है मछली और अन्य जलीय खाद्य पदार्थ। तो इनमें से अधिकतर लोग अफ्रीका, एशिया, प्रशांत क्षेत्र के निम्न या मध्यम आय वर्ग के देशों में नदियों, झीलों या समुद्र के किनारे रहते हैं। तो इस तरह से यह जलीय सुपरफूड सूक्ष्म पोषक तत्वों के भंडार होते हैं जो मानव स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो यह जो है 11 मई को इनकी घोषणा की गई थी, याद रखेंगे। और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन 11 मई 2021 को शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को लेकर घोषणा की थी। तो इस तरह से 2021 की यह विजेता हैं और यह पुरस्कार में $2.5 लाख की राशि दी जाती है। इसे खाद्य एवं कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसकी स्थापना भी नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलाग ने 1970 में की थी। हरित क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है और इस साल यह सम्मान थिल्स्टेड को 4 दशक के काम को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस $590 बिलियन, यानी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगातार छठे हफ्ते बढ़ता हुआ $590 अरब से ज्यादा हो गया, यानी 590 यानी 590.23 यानी 28 यानी इसको 0.03 कह सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के जो 14 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का भंडार $56.3 करोड़ बढ़कर $590.03 अरब पहुंच गया है। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का 4th रैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूची में पहले स्थान पर चाइना है। तो इस दौरान जो गोल्ड डिपॉजिट है, गोल्ड रिजर्व है, ऑल्सो इंक्रीज्ड 17.4 करोड़ की बढ़त के साथ $36.65 अरब पहुंच गया है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि $1 करोड़ बढ़कर $5 अरब, विशेष आहरण अधिकार $20 अरब की वृद्धि के साथ $1.51 अरब हो गया है। तो ये फैक्ट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। कोको गॉफ बीट वैंग टू विन एमिलिया रोमाग्ना ओपन, यानी एमिलिया रोमाग्ना ओपन का खिताब 17 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीत लिया है। यह तीसरी वरीयता प्राप्त है कोको ने। फाइनल में चीन की वांग कियांग को
हराया। और कोको सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की कैटरीना सिनिकोवा और वांग ने अमेरिका की स्लोएने स्टीफेंस को शिकस्त देकर पहली बार क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। तो इस तरह से कोको गॉफ काफी उत्साहित हैं, क्योंकि अगला जो फ्रेंच ओपन होने वाला है और वो भी क्ले कोर्ट पे ही खेला जाता है। और कोको ने इससे पहले 2019 में लिंज ओपन की ट्रॉफी जीती थी। तो इस तरह से कोको ने इसके बाद कैटी मैकनेली के साथ युगल खिताब भी जीत लिया है। तो कोको कैटी ने अंद्रेजा क्लेपैक और दरिजा जुराक को हराया है, और इसके साथ ही 17 वर्षों में एक टूर्नामेंट में ही 2 खिताब जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले मारिया शारापोवा, इनका नाम तो सुना होगा, इनके नाम की चॉकलेट भी आती है, रशियन खिलाड़ी हैं, 2004 में बर्मिंघम में ऐसा किया था। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड टर्टल डे है, यानी विश्व कछुआ दिवस है। 23 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2000 से विश्व कछुआ दिवस का आयोजन होने लगा है, यानी इसकी विभिन्न प्रजातियों के लिए अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकी टार्टवाइज रेस्क्यू की स्थापना की गई। और इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व भर के कछुओं को संरक्षित करना है। तो यह कहा जाता है कि कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है, यानी स्पीसीज ऑफ टर्टल इज अमंग द ओल्डेस्ट लिविंग स्पीसीज इन द वर्ल्ड. It is about 200 million old, and this ancient species had come into existence on the earth even before the birds, snakes and lizard. एंड यह जो है कछुआ पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। रेंगने वाले यानी सरीसृप जीवों को, रेप्टाइल्स कह सकते हैं, स्पीसीज की श्रेणी में आने वाले इस जीव की जो उम्र होती है 150 ईयर, और सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला कछुआ है हनाको कछुआ था, जो कि 226 वर्षों तक जीवित रहा। 1977 में इसकी डेथ हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे, कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों के नाम। तो यहाँ पर ये देखिए खेलों का नाम है, ये इसको यहाँ पर हो जाएगा खेलों की संग, मतलब कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं एक पक्ष में। यानी बैडमिंटन में एक या युगल और मिश्रित और युगल होता है और एकल होता है, तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह से पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में भी वही 1 और 2 होते हैं। शतरंज में 2 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 और 2 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। स्नूकर में 1 होते हैं। इस तरह से फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। टेनिस में भी 1 और 2, बॉक्सिंग में 2, और चेस में बता ही दिया हूं 2 होते हैं, और वाटर पोलो में 7 होते हैं। क्रिकेट में 11 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे इसको। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रुपिंदर कौर, सुभाष रानी, SK, रोली सरोज, नीरज यादव, अग्निश्वर चटर्जी, मधु आशुतोष, अजय सिंह, पूर्णिमा जायसवाल, आयशा रहमान, अंकिता राठौर, सूरज उपाध्याय, निखिल पासवान, दीक्षा चौधरी, अनुराग उपाध्याय, रवि पटेल, मोहम्मद हसन, विवेक यादव, सचिन वशिष्ठ, अंकित कुमार, पुष्पांजलि शर्मा, विनोद जायसवाल, हेमंत शर्मा, सरबरथा बनर्जी, निधि राठौर, हफ्सा लश्कर, तोहफा शबा तस्कीन, श्रवण खालिंग, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। एक प्रश्न भी आया हुआ है पूर्णिमा जी का कि वाई चित्रकूट वाटरफॉल आल्सो कॉल्स नियाग्रा वाटरफॉल। तो यह ध्यान रखेंगे, यह जो वाटरफॉल है इसका जो आकार है घोड़े की नाल की तरह है। तो घोड़े के नाल के मुख है इसका है, और इसी तरह का आकृति नियाग्रा फॉल का भी है। और यह वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पर यह कह सकते हैं कि सबसे चौड़ा यह वाटरफॉल है। तो इसीलिए इसको नियाग्रा जलप्रपात भारत का कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात का। क्यों? घोड़े की नाल की तरह इसका मुख होता है, यह ध्यान रखेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिजाइन्ड बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी रक्षा अनुसंधान संगठन ने किस नाम की कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है? फिपकोवैन, टिपकोवैन, सिपकोवैन या निपकोवैन?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस द वात्सल्य स्कीम फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन who lost their parent due to the recent COVID-19 epidemic? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना. And next question है which country in the continent of Africa experienced a volcanic eruption recently? हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? साउथ अफ्रीका, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या इथोपिया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का अफ्रीकी देश जो है जो कि DR कांगो की सीमा को स्पर्श नहीं करता? जाम्बिया, अंगोला, साउथ सुडान, कीनिया. And next question है who has been re-elected as the president of International Hockey Federation? नरेंद्र बत्रा, अशोक लवासा, मार्क कॉड्रान या इनमें से कोई नहीं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1965, 68, 70 या 75? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड? यानी विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? सेकंड रैंक पर, थर्ड पर, फोर्थ पे या फिफ्थ पर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इज द 17-year-old टेनिस प्लेयर कोको गॉफ हु वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ओपन टाइटल रिसेंटली? यानी 17 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने एमिलिया रोमाग्ना ओपन का खिताब जीत लिया है. वह किस देश की हैं? चीन, अमेरिका, स्पेन या रूस? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड? 19 मई, 20 मई, 21 मई या 23 मई? एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन वन साइड इन द गेम ऑफ वाटर पोलो? वाटर पोलो खेल में एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 9 या 11? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा. आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा. और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों.